हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे क्वेश्चन आंसर सेशन में। आज के सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए जिसमें से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सबसे पहला ये कि डाइजेशन प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए, दूसरा स्टबर्न लोअर बॉडी फैट को कैसे कम किया जाए, और तीसरा इमोशनल हेल्थ क्या है और कैसे इसको टेक केयर कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, आप एक बार देख लीजिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। Hello everyone, very good afternoon. Welcome to Thursday Live. Okay, great. Thank you for joining me everyone. You can start asking your question. I am all set to answer your queries. Okay, the first question we have is digestion को powerful कैसे करें? It's a good question. So सबसे पहले digestion के लिए important है आपका emotional health. ठीक है? Emotional health किस लिए important है? Because the moment you are stressed, बॉडी गोज इनटू फाइट एंड फ्लाइट मोड। फाइट एंड फ्लाइट मोड में जो सबसे पहली चीज़ें सस्पेंड होती हैं बॉडी में वो होता है मेटाबॉलिक फंक्शन एंड डाइजेशन। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप खाना खा के तुरंत जिम चले जाएंगे तो क्या होगा। तुरंत जिम जाएंगे तो जो भी आपने खाना खाया है वो बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप जाके जिम में वेट लिफ्ट करेंगे या ट्रेडमिल करेंगे तो बॉडी स्ट्रेस में जाने लग जाएगी, और स्ट्रेस में जैसी जाएगी डाइजेशन प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगा और बॉडी उसको बाहर निकालेगी। ठीक है, कुछ ऐसे ही होता है जब हम खाना खा रहे होते हैं और हम बहुत कुछ नेगेटिव या बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर सुन लेते हैं तो हमें नॉजियाटिक फीलिंग होने लगती है और बॉडी से जो आप खाना खा रहे थे वो बाहर आने लगता है। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग जो होता है आपके डाइजेशन प्रोसेस को सस्पेंड कर दिया जाता है, इनएफिशिएंट कर दिया जाता है द मोमेंट योर बॉडी गोज इनटू फाइट एंड फ्लाइट मोड, स्ट्रेस मोड। सो अगर इमोशनल हेल्थ पे काम नहीं कर रहे तो डाइजेशन प्रोसेस वीक रहेगा एंड दैट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है ना, आपका स्ट्रेस की वजह से एसिडिटी हो सकती है। ठीक है, ब्लोटिंग ये भी स्ट्रेस की वजह से होता है। उसके बाद खाना खाने के बाद भी जो भूख लगी रहती है ना कि थोड़ा सा मीठा ले आओ, थोड़ा सा नमकीन ले आओ, वो भूख जो है, जो हंगर है वो ख़त्म नहीं होता। क्यों नहीं ख़त्म होता? क्योंकि जब आप स्ट्रेस में रहते हो बॉडी में कॉर्टिसोल रहता है, कॉर्टिसोल रहता है तो वो इंसुलिन को अपना काम नहीं करने देता एंड सो ऑन। So if you want to make your digestion process powerful, the first thing is that you work on your emotional health, your stress. The second is sleep. If you are not sleeping properly, your digestion process will be inefficient. ठीक है, तो सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी गहरी नींद में सोएंगे उतना अच्छा है। और सोने का मतलब है कि सिर्फ सोना नहीं कि 8 घंटे की नींद पूरी कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी जल्दी सो रहे हैं। तो सर्केडियन रिदम को फॉलो करते हुए सोना है आपको। सर्केडियन रिदम का मतलब जल्दी सोना है, नेचुरल लाइट को कॉरिस्पॉन्ड करना है। जैसे जैसे शाम होती चली जाती है आपकी बॉडी में स्ट्रेसफुल हार्मोन जैसे मेलेटोनिन बनने लगते हैं और आपको नींद आने लगती है। बट प्रॉब्लम यह है कि हमारे सामने पूरे टाइम वाइट लाइट्स रहती हैं, फ़ोन रहता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी को ये सिग्नल ही नहीं जा पाता कि रात हो रही है, हमें सोना है, और आपका वो डिले होता चला जाता है। अगर आप लेट से सो रहे हैं तो आपकी बॉडी में एनाबॉलिक हार्मोन्स प्रॉपर्ली सिक्रीट नहीं होते, बॉडी प्रॉपर्ली रिकवर नहीं कर पाती। ठीक है, सो ये एक कारण है। तीसरा, डाइजेशन प्रोसेस को वीक कर सकता है आपका इंटॉलरेंट फूड्स। सो इंटॉलरेंट फूड्स के लिए आपको टेस्ट करा लेना चाहिए। फूड इंटॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं, ब्लड टेस्ट के थ्रू होता है, जेनेटिक टेस्ट भी होता है इसका, कि कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं जो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। सो लैक्टोज हो सकता है, ग्लूटेन हो सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कोई फ्रूट है जो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, कोई वेजिटेबल है जो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही। तो इट्स नॉट ओनली लैक्टोज एंड ग्लूटेन बट होल लॉट ऑफ फूड्स देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हो, तो उस पर काम करना ज़रूरी है, वो करिए। रेगुलर इंटरवल पे फूड। ठीक है, रेगुलर इंटरवल का मतलब हर 2 घंटे नहीं होता है। उसका मतलब ये होता है कि जो भी आपका दिन भर का खाना है उसको 4 मील्स में आप डिवाइड कर दें। 4 मील्स में जब आप डिवाइड करेंगे तो 3-3.5 घंटे का गैप मिल जाएगा 2 मील में आपको, जिससे आपका डाइजेशन प्रोसेस और एफिशिएंट हो जाएगा। मतलब कि जब आप एक बार में ठूस के खाने लगते हैं, दैट इज़ दी टाइम व्हेन योर बॉडी अगेन गोज इनटू फाइट एंड फ्लाइट मोड, स्ट्रेस मोड में चली जाती है। एक साथ बहुत सारा काम आपकी बॉडी को मिल जाता है और वो डाइजेशन प्रोसेस वीक करने लगता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और अभी तुरंत दिमाग में नहीं आ रहा कि कुछ और चीज़ें आपको बता दें डाइजेशन के लिए, कुछ और आएगा तो आई विल ऐड। ओके, द सेकंड क्वेश्चन इज, सर वांटेड टू नो हाउ टू गेट रिड ऑफ स्टबर्न लोअर बॉडी फैट। सो स्टबर्न लोअर बॉडी फैट। सो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हम इंसानों से ज़्यादा स्टबर्न कौन हो सकता है।
कोई हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या आप अपने फैट से ज़्यादा स्टबर्न हो सकते हैं कि आपको उसे कम करना ही करना है? अगर हो सकते हैं तो कुछ भी स्टबर्न फैट जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कैलोरी डेफिसिट डाइट में जाइए, ठीक है। अगर कैलोरी डेफिसिट डाइट में नहीं है तो वो फैट हमेशा आपको स्टबर्न ही लगेगा। क्यों? क्योंकि वो कम ही नहीं होगा। तो सबसे पहला काम है कैलोरी डेफिसिट डाइट में जाना। और दूसरा काम इसका ये है कि जो वीक में एक बार, वीक में 2 बार अपने आप को संभालते हुए, बचाते हुए भी जो हम बाहर खा लेते हैं वो नहीं करना है। क्योंकि जैसे ही आप बाहर खाते हैं जो कैलोरी आप डेफिसिट में जा रहे हैं वो बराबर हो जाती है। आपको लगता है कि आप कैलोरी डेफिसिट में हैं, लेकिन इनफैक्ट आप नहीं हैं। कैलोरी कहीं ना कहीं से बराबर हो जा रही है। तीसरा, वर्कआउट। वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं कि लोअर बॉडी से फैट नहीं जा रहा तो आप लोअर बॉडी का वर्कआउट हफ्ते में 3 बार कर रहे हैं और अपर बॉडी 2 बार कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए सारे बॉडी पार्ट को। अच्छा इंटेंस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूरी है ताकि वो मसल को बिल्ड करे। मसल बिल्डिंग की वजह से जो भी थोड़ा बहुत मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा वो आपके फैट को कम करने में काम करेगा। चौथा, आप किसी एक बॉडी पार्ट पे फोकस नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर मान लेते हैं मेरा चेहरा, मेरा पेट और लोअर बॉडी, ये 3 जगह फैट डिपॉजिट है। मैं चाहता हूँ मेरा चेहरा कुछ ना हो, वो वैसे का वैसा रहे, केवल पेट कम हो जाए या केवल लोअर बॉडी कम हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। आप बॉडी फैट कहाँ से यूज़ करेगी अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए वो आप कभी भी पता नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। आपका काम है कैलोरी डेफिसिट डाइट में जाना, चीट ना करना, वर्कआउट करना और उसके बाद बॉडी को अपना काम करने देना। हो सकता है किसी का पेट अंदर पहले जाए, किसी का चेहरा छोटा हो जाता है, किसी का लोअर बॉडी पहले जाएगा। कौन सा पहले जाएगा ये किसी के हाथ में नहीं है, आप उसको अपना काम करने दीजिए। सो डोंट फोकस ऑन एनी बॉडी पार्ट, स्पॉट रिडक्शन नहीं होगा, ठीक है। पांचवा है, कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से, ठीक है, लोअर बॉडी पार्ट, स्पेशली अगर फीमेल्स हैं, लोअर बॉडी पार्ट का फैट कम जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो फीमेल सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन, दैट प्रोमोट्स लोअर बॉडी फैट। वहीं पे जो मेल सेक्स हार्मोन है जिसको टेस्टोस्टेरोन या एंडोस्टेरोन बोलते हैं, दैट प्रोमोट्स बेली फैट। इसीलिए जितनी भी फीमेल्स का बेली फैट बढ़ने लगता है, ठीक है, कंपेयर टू एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, अगर पूरी बॉडी में फैट बढ़ रहा है कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट केवल बेली फैट बढ़ने लग जाए इसका मतलब बॉडी में हार्मोनल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए हैं एक फीमेल के, ठीक है। क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लग जाएगा, एंडोस्टेरोन बढ़ने लग जाएगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड पीसीओडी एंड पीसीओएस, ठीक है। सो देयर माइट बी सम हार्मोनल चेंजेस, बट ये हार्मोनल चेंजेस क्यों हुए हैं उसका कारण भी आप ही का लाइफस्टाइल है। स्ट्रेस, ठीक है, लेट नाइट स्लीप, देर से सोना, ठीक है, जंक फूड ज़्यादा खाना, उसके बाद जेनो एस्ट्रोजेंस आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा है। जेनो एस्ट्रोजेंस वो होते हैं जो बाहर से बॉडी के अंदर जाते हैं। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा मेकअप लगाते हैं तो जेनो एस्ट्रोजेंस बॉडी में बनेंगे, बहुत ज़्यादा बाहर खाते हैं तो उसमें जो कलर यूज़ किया जाता है उससे बहुत ज़्यादा बॉडी में एस्ट्रोजन बनेगा। इसके अलावा स्ट्रेस की वजह से एस्ट्रोजन बनेगा बॉडी में। अगर फैट सेल्स ज़्यादा हैं तो फैट सेल्स एक एंजाइम रिलीज करेंगे अरोमाटेज, वो आपके टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन, मतलब बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म है बॉडी के अंदर जो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा देगा और आपकी बॉडी में हार्मोनल इंबैलेंस होंगे, इसको एस्ट्रोजन डोमिनेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखेंगे तो आपका लोअर बॉडी, अपर बॉडी जहाँ भी फैट है जाएगा ही जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो स्टबर्न फैट से ज़्यादा स्टबर्न आप हो जाइए बॉडी के जो भी पार्ट में आपको स्टबर्न फैट लगता है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। रफ़ीक चाचा, सर मेरी उम्र 62 है, मैं 3 ग्राम क्रिएटिन लेता हूँ, क्या ये ठीक है? जी बिल्कुल, 3 ग्राम क्रिएटिन आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, पहला ये कि आप किडनी फंक्शन टेस्ट करा लीजिए, उसमें चेक कर लीजिए क्रिएटिनिन जो एक बाय प्रोडक्ट है क्रिएटिन का वो सही है। इसके अलावा दूसरा है हाइड्रेशन, पानी अच्छे से पीना है, ठीक है। आपके बॉडी वेट का, अगर आप 80 kgs के हैं तो कम से कम 40 ml वाटर पर kg ऑफ बॉडी वेट, यानी कि अगर 80 किलो का व्यक्ति है तो 3.2 लीटर्स दिन भर में। दिस इंक्लूड्स वाटर इन एनी फॉर्म, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पानी 3.2 लीटर्स, वाटर इन एनी फॉर्म 3.2 लीटर हो जाना चाहिए दिन भर में, बाकी कोई खास बात नहीं है। शाइस्ता, सर पूरा दिन बहुत थकान रहती है, स्ट्रेस के अलावा और क्या वजह होती है, और कोई अच्छा सप्लीमेंट बताइए जो एनर्जी रहे, मेरे एज 45 है और मैं एक फ़ीमेल हूँ। शाइस्ता जी, जो कारण आपने मना किया है बताने के लिए वही कारण है, इसके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं है कि आपको एनर्जी नहीं रहती आपके बॉडी में।
ठीक है। स्ट्रेस इज द ओनली एंड ओनली रीजन जिसकी वजह से आप लेथार्जिक फील करते हो, जिसकी वजह से कुछ काम करने का मन नहीं करता, लेजी फील करते हो, प्रोडक्टिविटी आपकी कम हो जाती है। द ओनली रीजन इज स्ट्रेस। इसके अलावा छोटी छोटी चीजें हैं जो आप चेक कर सकते हैं, जैसे विटामिन डी, विटामिन B12, ठीक है, प्रोटीन की कमी अगर बॉडी में है, ठीक है, मसल वीक है, ठीक है, ये सब कारण हो सकते हैं थोड़ा बहुत लेजीनेस के। लेकिन जो आप एनर्जी की बात नहीं कर रहे, दिन भर नहीं रहता है, वो सिर्फ स्ट्रेस की वजह से। और स्ट्रेस की वजह से क्यों नहीं एनर्जी रहता है, स्ट्रेस का एनर्जी से क्या लेना देना है? तो सबसे पहला लेना देना ये है कि जैसे ही आप स्ट्रेस में जाते हैं, बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में जाती है। फाइट एंड फ्लाइट मोड में जाने से बॉडी में स्ट्रेसफुल हार्मोन कॉर्टिसोल रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपके सेल्स जो हैं वो सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं, यानी कि जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो बिल्कुल शट डाउन हो जाता है। सेल्यूलर लेवल्स पे एनर्जी की डिमांड बिल्कुल लो हो जाती है, जिसकी वजह से आपको लेथार्जीनेस लगता रहता है। इसके अलावा थॉट खुद में बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। आप नोटिस करेंगे कि आप सोचते सोचते भी थक जाते हैं, ठीक है। सो आई अंडरस्टैंड, हम ह्यूमन बींग्स हैं और हमें आसान तरीके चाहिए, इसीलिए हमेशा अधिकतर ये पहला क्वेश्चन नहीं है जहाँ पे लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं सर स्ट्रेस के अलावा क्या चीज़ें हैं काम करने के लिए। स्ट्रेस 90% प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपकी लाइफ में। जितना जल्दी आप समझ जाएंगे आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बाकी फिजिकल लेवल पर आप जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं, अच्छा डाइट, अच्छा वर्कआउट, कुछ भी कर रहे हैं, अगर इमोशनल हेल्थ अच्छा नहीं है, स्ट्रेस अच्छा नहीं है, तो वो सारी चीज़ें फ़ायदा नहीं करेंगे। आपने देखा है लोगों को, 6 पैक एब्स वालों को, कि उनको हार्ट अटैक आ जा रहा है। क्यों आ जा रहा है? अगर 6 पैक एब्स है, फिट है, तो क्यों हार्ट अटैक आ गया? क्यों? क्योंकि वो बहुत स्ट्रेस है लाइफ में, इमोशनल हेल्थ बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। सो प्लीज़ टेक इमोशनल हेल्थ वेरी सीरियसली। सजेस्ट समथिंग दैट वर्क्स ऑन ब्लोटिंग। ब्लोटिंग के लिए क्या कर सकते हैं? सो ब्लोटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, इमोशनल हेल्थ पे काम करिए। इसका टेम्परेरी उपाय है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग कब होना चाहिए? मिनिमम मील्स के पहले और बाद में, ये तो कंपलसरी है। मतलब खाना खाने के 5 मिनट पहले स्लो एंड डीप ब्रीदिंग, खाना खाने के तुरंत बाद स्लो एंड डीप ब्रीदिंग, ये तीनों चारों मील के साथ होना चाहिए, पहला। दूसरा है फूड इंटॉलरेंस टेस्ट करा लीजिए। फूड इंटॉलरेंस टेस्ट में क्या होने वाला है, आपको ये पता चल जाएगा कौन सा ऐसा फूड है जो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से इंटॉलरेंस हो रहा है और वो एसिडिटी, ब्लोटिंग को क्रिएट कर रहा है। तीसरा है वाटर इनटेक। टू मच ऑफ वाटर इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, टू लेस वाटर इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। सो टू मच वाटर कैसे पता चलेगा? आपका यूरिनेशन फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगा, बार बार यूरिनेट करने जाएंगे आप। टू लेस वाटर का क्या होगा? येलोइश होगा आपका यूरिनेशन जब भी आप यूरिन पास करने जाएंगे। हेडेक हो सकता है आपको अगर डिहाइड्रेटेड हैं आप तो पानी एक आइडिया हिसाब से 35 to 40 ml पर kg ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से आपका पानी इंटेक दिन भर में होना चाहिए, और वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 लीटर पानी दिन भर में लेना है, अचानक से याद आया तो 1 लीटर पानी आप गटक गए, बिल्कुल मत करिए ऐसा, ठीक है। चौथा, ब्लोटिंग के लिए क्या और कर सकते हैं हम लोग? स्लीप क्वालिटी और बेटर कर सकते हैं। जब आप सोते नहीं ढंग से तो आपके गट हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, तो एक गुड क्वालिटी स्लीप विल हेल्प। ब्रीदिंग बहुत हेल्प कर सकता है आपके ब्लोटिंग में, ठीक है, उस पर ध्यान दीजिएगा। और कुछ खास चेंजेस नहीं करना चाहूँगा मैं, इतना चीज़ आप खुद से भी थोड़ा सा नोटिस कर सकते हैं कि कब आपको ब्लोटिंग स्टार्ट होती है। तो जब भी ब्लोटिंग स्टार्ट हुई, जो भी आपने खाना खाया उसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि क्या खाना खाया, और फिर आप देखिए कि जब भी वो खाना आप रिपीट करते हैं तो क्या वापस आपको ब्लोटिंग हो रही है। इसका मतलब दिस इज़ हाउ यू कैन रिड्यूस एंड कम टू अ कंक्लूजन कि एक पर्टिकुलर फूड आपके ब्लोटिंग का कारण बन रहा है। इस तरह से आप जांच कर सकते हैं। मीनाक्षी, इज इट नॉर्मल टू हैव ब्लोटिंग इन माई एज? ब्लोटिंग इज नॉट नॉर्मल एट एनी एज। एज से किसी भी बीमारी का लेना देना नहीं है, ठीक है। लोगों ने एज को एक मार्कर बना लिया है बीमारियों के लिए कि अब इस एज में आ गए हैं तो घुटने का दर्द होगा ही, अब इस एज में आ गए हैं तो ब्लोटिंग होगी ही, अब इस एज में आ गए हैं तो डायबिटीज़ होगा ही, अब इस एज में आ गए हैं तो हाइपरटेंशन हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से जब आपके दिमाग में डाल दिया जाता है कि 50-60 की उम्र में ये सब प्रॉब्लम होनी है, तो आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होते हुए भी ये सारी प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि आपने उसको मैनिफेस्ट किया हुआ होता है कि भाई इस एज में आ गए, अब ये प्रॉब्लम होनी है। वाई विल योर बॉडी क्रिएट अ प्रॉब्लम एट अ पर्टिकुलर एज? वो इसलिए क्योंकि आपने उसको होने दिया है। अगर आप क्या खा रहे हैं उस पर ध्यान देने लग जाएं, आप वर्कआउट करने लग जाएं, आप रात में ढंग से सोने लग जाएं, आप इमोशनल हेल्थ पे काम करने लग जाएं, क्यों होगी ब्लोटिंग, ठीक है। सो
एज के हिसाब से कोई भी बीमारी नॉर्मल नहीं है, और बीमारी एनीवेज नॉर्मल नहीं है चाहे वो किसी एज में हो, ठीक है। और बीमारी को कभी भी बीमारी मत लीजिए, इसको एक मैसेज की तरह लीजिए। जब आप बीमारियों को मैसेज की तरह लेने लग जाएंगे तब वो फायदा काम करेगा। मैसेज का मतलब क्या है कि डायबिटीज एक बीमारी नहीं, वो क्या बता रहा है कि आपको लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज करने की जरूरत है। हाइपरटेंशन वो बीमारी नहीं, वो आपको मैसेज दे रहा है कि भैया स्ट्रेस कम लो, रात में ढंग से सो, वर्कआउट करने जाओ, चीज़ों को इतना सीरियसली मत लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बता रही हैं कि आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, वो मैसेज लीजिए। इट्स नॉट अ डिजीज। ओके, राहुल राणा, वर्कआउट का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? इट्स अ गुड क्वेश्चन। कितने देर हम वर्कआउट कर सकते हैं? तो एक आइडियल फॉर्म में जो रिसर्च हमें बताता है 45 टू 50 मिनट्स का वर्कआउट इज़ द बेस्ट वर्कआउट। और जब मैं ये 45-50 मिनट्स की बात कर रहा हूँ, इट्स दी वर्कआउट बॉडी की बात कर रहा हूँ मैं। वार्म अप इससे पहले 10 मिनट, 10 से 15 मिनट, और कूल डाउन स्ट्रेचिंग इसके बाद 10, 15, 20 मिनट, वो अलग है, ठीक है। सो 45-50 मिनट्स जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी मैकेनिकल स्ट्रेस में रहती है, एक्चुअल स्ट्रेस में नहीं जाती, और वो सबसे ज़्यादा फायदा करती है। जैसे ही आप 45-50 मिनट से ऊपर जाते हो, बॉडी एक्चुअल स्ट्रेस में जाने लगती है और आपकी बॉडी मसल ब्रेक डाउन करने लगती है, प्रोटीन ब्रेक डाउन करने लगती है। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैंने तो बहुत से लोगों को देखा है जो 2-2, 3-3 घंटे जिम में बिताते हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं जो 2-2, 3-3 घंटे जिम में बिताते हैं। पॉसिबल है, उसके लिए फिर आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो दो तरीके से आप सप्लीमेंट कर सकते हैं अगर आपको देर तक वर्कआउट करना है। मैं उन लोगों को बिल्कुल भी सप्लीमेंट रिकमेंड नहीं करूंगा और इस 45-50 मिनट से ज़्यादा वर्कआउट नहीं करूंगा जिनकी लाइफ में फिटनेस एक फिटनेस की तरह आप ले रहे हैं। आपका बॉडी बिल्डिंग गोल नहीं है, बॉडी बनाना आपका गोल नहीं है, तो ये सब सप्लीमेंट आपको काम नहीं आएगा। नॉर्मली क्या सप्लीमेंट लेते हैं, एक तो ग्लूकोज लोग लेते हैं वर्कआउट के दौरान, तो ग्लूकोज आप लेंगे तो वो आपको एनर्जी देता रहेगा, आपकी बॉडी को स्ट्रेस से बाहर रखेगा। दूसरा लोग BCAA लेते हैं जो कि ब्रेन बैरियर को ब्रेक करके आपको अटेंटिव बनाता है, फोकस्ड बनाता है, ठीक है, और वो आपके मसल ब्रेकडाउन को स्लो करता है, कम करता है। तो ग्लूकोज तो जितने भी लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं उनका गोल फिट होना है, उनका गोल वेट लॉस करना है, उनके लिए ग्लूकोज बिल्कुल नहीं है। दिस इज़ ओनली फॉर पीपल जिनको एनाबॉलिक फेज में जाना होता है, मसल बिल्डिंग वगैरह करनी होती है। BCAA सिर्फ उन लोगों के लिए है जो वर्कआउट करने जाते हैं तो बहुत थका हुआ फील करते हैं, स्पेशली वो लोग जो जॉब करते हैं, सुबह टाइम नहीं होता, दिन भर का 7-8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद जब वो जिम जाते हैं तो उनका फोकस बेटर चाहिए, उनको थोड़ा सा थकावट से बाहर निकलना चाहिए, तो उनके लिए BCAA 3 है, ठीक है। 5 to 7 ग्राम्स ऑफ BCAA आप ले सकते हैं इंट्रा वर्कआउट के फॉर्म में, ठीक है। अदरवाइज 45-50 मिनट्स ऑफ वर्कआउट इज मोर देन सफिशिएंट। तो टोटल ड्यूरेशन आपका इंक्लूडिंग वार्म अप एंड कूल डाउन विल बी 1 hour 15 मिनट्स और सो, नॉट मोर देन दैट। ओके, शाइस्ता सर, मेरी मम्मी बहुत ओवर वेट हैं बट वो कुछ खाती भी नहीं है, फिर भी वेट कम नहीं हो रहा, तो उसके लिए क्या करें? शाइस्ता जी, ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि कुछ ना खाएं और वेट बढ़ता चला जाए। और अगर कुछ ना खाने से वेट बढ़ रहा है, वाकई अगर ऐसा है कि लिटरली आप कुछ नहीं खा रहे और वेट बढ़ रहा है, इसका मतलब मेटाबॉलिज्म बिल्कुल क्रैश हो चुका है, हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस है बॉडी में, इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है बॉडी में, और या तो बहुत स्टेरॉइड्स चले हैं पास्ट में या चल रहा है ऑलरेडी। यही एक कारण हो सकता है जिसमें आप वाकई कुछ ना खा रहे हैं और वेट गेन हो जाए, मेटाबॉलिज्म शटडाउन के केस में या मेटाबॉलिज्म क्रैश के केस में, ठीक है। सो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले उनको किसी काउंसलर के अंडर में डालिए, इमोशनल हेल्थ पे काम करें वो, ठीक है। साथ में न्यूट्रिशन प्रॉपरली, क्या प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए, एक न्यूट्रिशनिस्ट से मिलके उनको प्लान लेना चाहिए, ब्लड टेस्ट करा के, और ब्लड टेस्ट के अकॉर्डिंग सप्लीमेंट्स लेना चाहिए उनको। अगर कंडीशन इस हालत पे पहुंच चुकी है कि खाना कुछ ना खा के भी वेट लॉस नहीं हो रहा है, उसके बाद भी आप अपने से ट्रीटमेंट करेंगे अपना, तो आपकी हेल्थ और ख़राब हो जाएगी। और मुझे ये पता चल रहा है कि आपके लिए आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा सेकेंडरी है, ठीक है, कि आपकी हालत इस हाथ में पहुंच गई, उसके बाद भी आप खुद की ट्रीटमेंट कर रहे हैं और आप हेल्प नहीं ले रहे हैं किसी प्रोफेशनल का। प्लीज़ ऐसा मत करिए, लेके जाइए उनको किसी प्रोफेशनल के पास और उनके लिए हेल्प लीजिए। शताब्दी मित्रा, हेयर फॉल के लिए सप्लीमेंट। हेयर फॉल के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट आपको मार्केट में सुनने मिलेगा, जैसे हेयर फॉल मैं क्या बताऊं, बहुत सारे हैं, विटामिन B आता है हेयर फॉल के लिए, बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज हेयर फॉल इज नॉट बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ एनी वन विटामिन और मिनरल, ठीक है। आपका हेयर फॉल किसी एक विटामिन या मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से कभी भी नहीं होता है, ठीक है। लोग बायोटिन खाते हैं, आपने बायोटिन का नाम सुना होगा, 5000 mcg 10,000 mcg आप बायोटिन खाते चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
ठीक है। सो हेयर फॉल इज अ स्किन प्रॉब्लम, ठीक है। हेयर फॉल के लिए आप किसको दिखाते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, एक स्किन डॉक्टर को दिखाते हैं, तो इट्स अ स्किन प्रॉब्लम। सो गो एंड सी अ डॉक्टर इफ यू हैव एनी स्किन कंडीशन फॉर दैट। अगर आपका कोई स्किन कंडीशन नहीं है तो फिर 4-5 फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करेंगे। सबसे पहला स्लीप, ठीक है। अगर आप ढंग से सोएंगे नहीं, आप कितना भी सप्लीमेंट खा लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा है न्यूट्रिशन, और जब मैं न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूं इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला प्रोटीन, दूसरा डाइटरी फैट, तीसरा विटामिन डी और चौथा विटामिन B12, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी में जितना प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है वो प्रोटीन बॉडी को पहुंचे, डाइटरी फैट बॉडी को पहुंचे। तेल घी खाना बंद कर दिए हम लोग, ऐसा मत करिए, उसको इंक्लूड करिए। विटामिन डी B12 का टेस्ट करा लीजिए और काम करिए। तीसरा, फिजिकली एक्टिव रहिए, ठीक है। फिजिकली एक्टिव रहने का मतलब क्या है? बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होगा तो आपके सिर में भी ब्लड पहुंचेगा, अच्छा न्यूट्रिशियस ब्लड, वो हेल्प करेगा ग्रो करने में। चौथा, अगर स्ट्रेस हाई है तो आपके ब्रेन को ब्लड मिलेगा ही नहीं प्रॉपर्ली, आपके स्कैल्प को ब्लड नहीं जाएगा, जिसकी वजह से हेयर फॉल होगा। जब न्यूट्रिशन ही नहीं पहुंचेगा तो फिर हेयर ग्रो कैसे करेगा, क्वालिटी उसकी अच्छी कैसे होगी, ठीक है। पांचवा, वर्कआउट ज़रूर करिए, ठीक है। और छठा लास्ट, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ब्रीदिंग करने का मतलब जितना धीरे और स्लो सांस लें उतना ही धीरे और स्लो सांस को छोड़ें। सांस का छोड़ना सांस लेने से लंबा होगा, मतलब इनहेल विल बी शॉर्टर देन एक्सहेल एंड द प्रोसेस विल बी एज स्लो एज पॉसिबल, ठीक है। ब्रीदिंग करिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं अपने लेवल पे, और इसके अलावा स्किन कंडीशन है तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं, वो फिर आपको कोई मेडिकेशन देंगे हेयर फॉल के लिए। हफ्सा सिद्दीकी, सर दिमाग की EEG रिपोर्ट कब कराते हैं डॉक्टर? EEG इज इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। बहुत सारे केसेस में EEG होता है, डिप्रेशन के केस में कुछ भी ब्रेन या न्यूरो रिलेटेड कुछ समस्या होती है तो डॉक्टर रिकमेंड कर देते होंगे EEG। इसके अलावा बहुत से कंडीशंस हैं जो मुझे मालूम नहीं किस कंडीशन में EEG को प्रिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। सो आपको शायद गूगल पे मेरे से ज़्यादा बेटर आंसर मिल जाए इस क्वेश्चन का। एज 44, वेट 80 है, B12 2100 है, डाइट क्या लूँ? ललिता सोनी जी का क्वेश्चन है। देखिए ललिता जी, सबसे पहले आपका हाइट और आपका वेट, ये दोनों के हिसाब से कभी भी डाइट नहीं बन सकती है। डाइट बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है मैं बताता हूँ। ऑब्वियसली हाइट वेट चाहिए, तीसरा आपका ब्लड रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। चौथा, डाइट हिस्ट्री, सुबह से शाम तक आप क्या खाते हैं ये चाहिए। पांचवा, मेडिकल हिस्ट्री, कोई भी दवाई या सप्लीमेंट जो आप ऑलरेडी ले रहे हैं वो हमें चाहिए। इसके बाद आपका डाइट प्लान बनेगा, ठीक है। सो इट रिक्वायर्स अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग यू फॉर मी टू मेक योर डाइट प्लान, ठीक है। सिर्फ एज और हाइट के हिसाब से जितने लोग आपको डाइट प्लान दे रहे हैं वो अपने काम के साथ तो बेईमानी कर ही रहे हैं, वो आपके हेल्थ के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। सिर्फ हाइट और वेट से कभी भी डाइट नहीं बनती है। एक और क्वेश्चन लेते हैं फिर आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। इंदिरा शर्मा जी का क्वेश्चन है, हाउ टू टेक केयर ऑफ इमोशनल हेल्थ। देखिए इमोशनल हेल्थ का मतलब क्या होता है, हाउ डू यू परसीव थिंग्स, एंड सेकेंड व्हाट चेंज डज इट मेक इनसाइड यू, ठीक है। सो आपके अंदर क्या चेंज होता है, दैट इट इज दिस इज ऑल अबाउट इमोशनल हेल्थ। कि मैंने आपको बोला यू आर एन इडियट, अब मेरे इस बोलने को आप किस तरह से इंटरप्रेट करेंगी और वो इंटरप्रिटेशन आपके अंदर जाके क्या चेंज करेगा, दैट इज व्हाट इमोशनल हेल्थ इज ऑल अबाउट, ठीक है। अब इमोशनल हेल्थ आपके हॉर्मोन्स को इंपैक्ट करता है और आपका हॉर्मोन्स आपके हेल्थ को इंपैक्ट करता है। 3 एरियाज ऑफ लाइफ हैं जिसके बारे में हमारे दिमाग में थॉट्स चलते हैं। एक तो रिलेशनशिप को लेके, आपके पेरेंट्स के साथ आपका कुछ हुआ, आप इमोशनल लेवल पे कितने डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपके इन लॉज के साथ क्या हुआ, आपके स्पाउस के साथ क्या हुआ, आपके स्टाफ के साथ क्या हुआ, आपके कलीग के साथ क्या हुआ, ठीक है। सोसाइटी में लोग रह रहे हैं वो आपको क्या बोलते हैं, आप कैसे चीज़ों को परसीव करते हैं। ये जो परसीवनेस है हमारा, ठीक है, ये हमारे अंदर एक इमोशंस को जनरेट करता है, हम उसे एक्सपीरियंस करते हैं। वैसे ही
फाइनेंस वर्क को लेके हम क्या सोचते हैं, ठीक है, काम को लेकर या पैसे को लेकर हमारे दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस बनता है, और तीसरा हेल्थ को लेकर। ये 3 एरियाज ऑफ लाइफ हैं जिसके बारे में हम क्या सोचते हैं और उस सोचने की वजह से हमारे अंदर क्या चेंज होता है। दैट इज ऑल अबाउट इमोशनल हेल्थ, ठीक है। एंड वाई दैट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज वॉट एवर वी डू, जो भी चीज हम करते हैं अपनी लाइफ में, उसी इमोशन को दबाने के लिए करते हैं। अगर आप किसी चीज को लेकर गुस्सा हैं तो आपका कोई भी बिहेवियर जो होगा उस गुस्से को दबाने के लिए होगा, और मोस्टली वो बिहेवियर सेल्फ हार्मिंग होता है। जैसे आप ज़रूरत से ज़्यादा खाने लग जाएंगे, ठीक है, आप एडिक्टेड हो जाएंगे किसी चीज़ के लिए, स्मोकिंग के लिए या ड्रिंकिंग के लिए या पॉर्न के लिए या शॉपिंग के लिए या वेकेशंस के लिए। ये सब क्या है? ये सब बिहेवियर्स हैं जो आपको फील गुड कराता है। क्यों फील गुड करना है? क्योंकि उसकी वजह से जो इमोशंस हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो दब जाए। सो हमारा बिहेवियर फिर वो फ्री नहीं हो पाता, हमारा बिहेवियर फिर इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता, हमारा बिहेवियर अटैच्ड रहता है हमारे थॉट प्रोसेस से, और वो बिहेवियर हमारा फ्यूचर बनाता चला जाता है। इसी वजह से कुछ लोग सक्सेस हो जाते हैं और कुछ लोग अनसक्सेसफुल रहते हैं। सक्सेस की भी डेफिनेशन सबके लिए अलग है। सो हाउ टू टेक केयर ऑफ इट? यू नीड टू सी अ थेरेपिस्ट इफ यू वांट टू गेट ओवर विद इट वेरी फास्ट एंड इन एन एफिशिएंट मैनर। द सेकेंड वे इज टू रीड बुक्स, ठीक है। सेल्फ हेल्प बुक्स आते हैं, बट सेल्फ हेल्प बुक के साथ एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? वो ये है कि वो आप कम से कम 40-50 किताबें पढ़ेंगे, देन यू विल बी एबल टू मेक सेंस ऑफ फ्यू थिंग्स, ठीक है। कि अगर सपोज कर लीजिए इन लॉज के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या इन लॉज के साथ नहीं बनती है, या इन लॉज आपको कंट्रोल करते हैं, या आपके दिमाग में दिन भर इन लॉज बैठे रहते हैं, तो जितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं इन लॉज के पर्सपेक्टिव से और उनके रिस्पॉन्स में, उसको समझने के लिए यू विल हैव टू रीड 30-40 बुक्स, एंड देन यू विल कम टू अ कंक्लूजन, ओ इसलिए हो रहा है जो भी हो रहा है मेरे साथ भी और उनके साथ भी। सो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, एंड टेकिंग हेल्प ऑफ अ थेरेपिस्ट इज अ शॉर्ट वे बट एन एफिशिएंट वे, ठीक है। और टाइम इसमें भी लगेगा, थेरेपिस्ट में भी। ऐसा नहीं होगा कि थेरेपिस्ट ने आपको कुछ बता दिया और नेक्स्ट डे से चीज़ें चेंज हो जाएंगी। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम एंड इट शुड टेक टाइम। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगा मंडे को दोपहर 1:30 बजे। जितने लोगों के क्वेश्चन रह गए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पे आके क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, या फिर मंडे को मिल सकते हैं वापस से। थोड़ा जल्दी आइएगा सो दैट आपके क्वेश्चंस लिए जा सकें। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें।